एक समय था जब पूरा यूरोप भारत के ऊपर हंसता था, भारत को अंधविश्वासी देश कहता था, भारत को सपेरों का देश कहता था। ये लोग कहते थे कि यार भारतीय तो बड़े बेवकूफ होते हैं, नदियों को भी माँ कहते हैं। अबे नदियों को माँ हम इसीलिए कहते हैं ताकि उनमें गंदगी कोई ना करे। आज आप लोग ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कर क्या रहे हो? वही कर रहे हो ना। किसी जमाने में हमारे ऊपर इसलिए भी हंसा करते थे कि हम लोग गोबर की खाद से फसल उगाते थे। ये लोग कहते थे कि देखिए भारतीय कितने पिछड़े हुए हैं, कितने बैकवर्ड हैं। नेचुरल खाद का इस्तेमाल करके फसल उगाते हैं और फिर पैदावार कम होती है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। आज देख लीजिए ऑर्गेनिक गेहूं की कीमत 200 रुपए किलो है। कहने का मतलब ये कि भारत के पास शुरुआत से ही असीमित शक्तियां थी, लेकिन बस भारत इनका कभी प्रदर्शन नहीं कर पाया। भारत की पीआर टीम कमजोर थी, भारत का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, जिस वजह से हम हमारी ताकत दूसरों को नहीं दिखा पाए। बांग्लादेश को आज हमने आजाद करवाया, लेकिन एक भी बांग्लादेशी हमारा एहसान नहीं मानता है। कारण क्या है? भारत ने कभी एहसान मानने की जरूरत रहने ही नहीं दी। और देखिए आज वो भारत का दुश्मन नंबर 2 बन चुका है। कहने का मतलब ये कि जब तक आप डरते रहेंगे, दबते रहेंगे, तब तक लोग आपको दबाते रहेंगे। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है। ये 2022 का भारत है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्षेत्र में अमेरिका से भी आगे निकल जा चुका है। खुद अमेरिका इस बात की गवाही दे रहा है। यानी भारत की जो असीमित पावर थी, अब वो एक्सप्लोर होने लगी है। दुनिया भर के देश भारत की ताकत को देखने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। किसी जमाने में लोगों को इंटरेस्ट भारत में नहीं होता था। भाई इन्हें अगर 272 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं तो रशिया से ही खरीदेंगे ना। इसलिए रशिया भी अपनी मनमानियां करता था। ये सारे देश भी हमें बेवकूफ़ समझते थे क्योंकि इनको हमसे कोई एडवांटेज था ही नहीं। लेकिन आज हम लोग MMRC 2.0 डील करते हैं, अलग अलग दुनिया भर के फाइटर एयरक्राफ्ट को मंगवाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें मैच करते हैं। जो जमेगा वही खरीदेंगे। इसके लिए पूरी दुनिया आज भारत के सामने झुक रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एकदम लोकल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की कि यही है असली भारत और यही है विश्व गुरु। अब इस विश्व गुरु की इस तरह से इज्जत होने लगी पूरी दुनिया भर के अंदर कि जब आप ये बातें जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जब भारत का युद्ध पाकिस्तान से होता है तो सुलह कराने के लिए हमें ताशकंद जाना पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को खोना पड़ता है। जब भारत का युद्ध कारगिल वॉर में पाकिस्तान के साथ होता है तब अमेरिका बीच बचाव करने आता है, अमेरिका समझौते कराने की कोशिशें करता है। 1971 में जब भारत का युद्ध होता है तो अमेरिका, रशिया, यूके न जाने कितनी शक्तियां भारत के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। कहने का मतलब ये कि हम लोग हर काम के लिए, हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे और यही सारी बातें हमें इन्फ्लुएंस करती थी। हमें ये लगता था कि यार ये यूरोपियन देश, ये रशिया, ये अमेरिका, ये कितने ताकतवर होंगे। देखिए हमारे जो अफेयर्स हैं वो भी ये लोग सुलझाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो हमसे सुपीरियर दिखाई देते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी बदल चुकी है। किस्मत की चक्री 365 डिग्री वापस घूम चुकी है और जो काम भारत के लिए दूसरे देश किया करते थे, आज वही काम भारत दूसरे देशों के लिए कर रहा है। कहने का मतलब सारे फिरंगी लाइन से झुक गए हैं। वीडियो को आगे देखते रहिए, पूरा बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस समय अगर कोई बात कर सकता है, उन्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, यूक्रेन वॉर को वापस लेने के लिए बात कर सकता है, तो केवल दुनिया में 2 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो व्लादिमीर पुतिन को इतने हक से इन सब के लिए कोशिश कर ले और मनाने के लिए उनसे बात कर ले। कारण ये है कि भारत का रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, बिल्कुल अलग है ही नहीं दोनों देश। इसी के साथ साथ आजकल जो भारत की रेपुटेशन यूरोपियन कंट्रीज तक बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशील मानी जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि शायद रशिया और यूक्रेन के वॉर को रुकवाने का सारा दारोमदार इस समय भारत के ऊपर है, क्योंकि हर कोई इस समय भारत आने की कोशिश कर रहा है और भारत आ रहा है। इन सब मामलों को किस तरह से शॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए जिम्मेदारी भारत को दे रहा है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत आ रहे हैं। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि सर्गेई लावरोव भारत जा रहे हैं और भारत के साथ गुप्त रूप से कोई डील कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ भी भारत चले जाए इसके बाद, इन सब परिस्थितियों को दूर करने के लिए कल ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर से फोन पर बातचीत की। इसी के साथ साथ जल्दी ही भारत के कहने से अजित डोवाल सर से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मिलने वाले हैं। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका का जब पेट नहीं भरा तो अमेरिका ने, जो बाइडन ने अपने पर्सनल सलाहकार दिलीप सिंह जी, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें भारत भेज दिया। एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड में जब रशिया के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। यानी वो भी फील्डिंग जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पूरी तरह से रशिया के पक्ष में चले जाए। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत का दौरा कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जर्मनी की अगर बात कर ली जाए
तो जर्मनी के भी टॉप डिप्लोमेट भारत के विजिट पर आए हुए हैं। आगे बात की जाए तो यूके की फॉरेन मिनिस्टर और उनके टॉप डिप्लोमेट ऑफिसर भारत विजिट पर आए हुए हैं, ताकि भारत की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर उसे रिड्यूस किया जा सके। इसी के साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि इजराइल के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं, और अगर नफ्ताली बेनेट को कोविड नहीं हुआ होता तो वो भी भारत की विजिट पर आते। कहने का मतलब ये कि दुनिया के सभी ताकतवर देश इस समय आप देख रहे होंगे कि भारत की यात्रा कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। ये सारे लोग यही कहेंगे कि हम लोग तो बायलैटरल बातचीत के लिए आए थे, भारत और हमारे बीच में जो भी संबंध है उन संबंधों को और बढ़ाना था, इसी वजह से आ रहे हैं। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि इनका यहाँ आने का मकसद असल में है क्या। इनके आस की आखिरी किरण केवल भारत बचा है। तो इसी वजह से मैंने थंबनेल पर लिखा था कि भारत सुपर पावर बन चुका है। सुपर पावर देशों की यही तो क्वालिटी होती है। अगर आप इस तरह के बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सर्वमान्य हैं, सर्वप्रिय हैं, दोनों ही पक्ष आपको अच्छा मानते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप दोनों ही पक्षों को समझा सके, मना सके और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पैकअप करवा सके। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की वैल्यू जबरदस्त हाइप पर है इस समय। यही सब चलता रहा, आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे टोटली सिनारियोस बदल जाएंगे। भारत की भूमिकाएं और ज्यादा बड़े बड़े मुद्दों में भी होने लगेंगी। आई होप कि वो दिन जल्दी आए। वैसे ये दिन भी हमने सोचा नहीं था कि हम लोग देख पाएंगे, वो भी 2022 में। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।